हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। और हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक कवर कर चुके हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड ऑनवर्ड्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट सीएमए फाइनल हम ये कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड ऑनवर्ड्स। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 हम इसको रीड आउट करते हैं। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग। देखिए अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये कंसेप्ट सब जानते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। द मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा आपको, बस थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ वर्किंग रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2016। 31st दिसंबर 2016 का हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने रिजल्ट प्रिपेयर किया, मतलब प्रॉफिट निकाल के बताया कि 31 दिसंबर 2016 तक कितनी कॉस्ट लगी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल्स की, सब कुछ हमें बताया। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, मतलब हमें 2016 की इन्फॉर्मेशन दी है ताकि हम 2017 का बजट बना सकें। 2016 में ये हो चुका है, अब हमें 2017 का बजट बनाना है और इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बनाना है। मटेरियल हमारा लगा था ईयर एंडेड 21 दिसंबर 2016, मतलब लास्ट ईयर में लगा था 16 रुपीज़, वेजेस 40, वेरिएबल ओवरहेड 12, सेलिंग प्राइस 125, फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे 6,75,000 के, सेल्स हुई थी 25 लैक्स की ड्यूरिंग द ईयर 2017। अब देखते हैं ईयर 2017 में क्या होने वाला है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2017 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मटेरियल प्राइसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड विल गो अप बाय 10% एंड 5%। ठीक है, हमारा मटेरियल का प्राइस 2017 में एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल का प्राइस जो है वो 10% से बढ़ जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड्स का जो प्राइस है वो 5% से बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड द ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 12%। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोडक्शन मेथड, जैसे अभी प्रेजेंट में हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके मेथड्स में हम कुछ रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, मतलब उसके मेथड्स में कुछ चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी 12% से बढ़ जाएगी लेबर की। ठीक है, इसका मतलब हम जैसे जिस मेथड से पहले काम करते थे अब उस मेथड में कुछ चेंज करेंगे, उस मेथड को और बढ़िया बनाएंगे ताकि हमारी लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए 12% से। बट द वेज रेट विल गो अप बाय 5%, बट ये रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से वेज रेट बढ़ जाएगी 5% से और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 12% से। द फिक्स्ड ओवरहेड आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 125, जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहले थे 675 के, अब एक्सपेक्टेड है कि 125 से बढ़ जाएंगे। द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट दैट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एज ऑब्टेन इन 2016, जो हमारा टेक्निकल डायरेक्टर है वो कह रहा है कि हमने जो यूनिट 2016 में ऑब्टेन की थी वही हम मेंटेन करेंगे 2017 में भी, मतलब जो लास्ट ईयर जितनी हमने यूनिट सेल की 2017 में उतनी ही सेल करेंगे, यूनिट्स इंक्रीज नहीं होगी। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट, और हम एफर्ट्स लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास 2016 में प्रॉफिट आया था 2017 में भी वही प्रॉफिट आए। बाय सुटेबली इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, हम हमारे सेलिंग प्राइस में एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस को हम ऐसे इंक्रीज करेंगे कि जो 2016 में हमने प्रॉफिट अर्न किया 2017 में भी वही प्रॉफिट अर्न किया जाए, क्योंकि 2017 में हमारी कुछ कॉस्ट बढ़ रही हैं। देखो 2017 में फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, वेरिएबल ओवरहेड बढ़ रहा है, तो हमारे पास कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बढ़ी हुई कॉस्ट को सेट ऑफ करने के लिए हम हमारा सेलिंग प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया वो इस साल भी अर्न हो सके। देखिए द मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेट दैट, अब मार्केटिंग डायरेक्टर कुछ और ही कह रहे हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं कि दैट द मार्केट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। मार्केटिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई अगर आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया तो हमारी यूनिट्स नहीं बिकने वाली, मार्केट हमारे बढ़े हुए सेलिंग प्राइस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, मार्केट हमारे बढ़े हुए सेलिंग प्राइस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, मतलब फिर हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। ऑन द अदर हैंड ही प्रपोजेज दैट पब्लिसिटी इन्वॉल्विंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन द प्रोपोर्शन विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेल एज अंडर। मार्केटिंग डायरेक्टर बोलता है कि भाई टेक्निकल डायरेक्टर प्राइस को हम नहीं बढ़ाएंगे, आप एक काम करो, प्राइस बढ़ाने के बजाय अगर हम इतने इतने अमाउंट की एडवर्टाइजमेंट कर दें तो इतनी इतनी सेल्स की यूनिट बढ़ जाएंगी। मार्केटिंग डायरेक्टर बोलता है कि अगर हम 80,000 रुपीज़ की एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दें तो 2,000 यूनिट्स की सेल एडिशनल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम 194 का खर्चा करें तो यूनिट 4,000 बढ़ जाएंगी। 320 का अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करें तो यूनिट हो जाएंगी 6,000 से बढ़ जाएंगी, मतलब 2016 में जितनी हम यूनिट सेल करते थे उसके ऊपर इतनी बढ़ जाएंगे, 2,000, 4,000, 6,000 एंड 8,000, इतना इतना अगर हम खर्चा कर दें। ओके, प्रेजेंट एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2017, आपको 2017 के लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो बजट है
2016 में जो हुआ उसके बेस पे हम 2017 में बजट बनाएंगे, और ये कह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ 2017 की। अगर आप ध्यान से देखो तो 2017 का बजट बनाने की बात हो रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो बस ये देख लो कि 2017 की इनकम स्टेटमेंट निकालनी है। अगर इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, अगर मतलब नॉर्मली बना सकते हो, वो तो सभी बना देंगे, वो तो ठीक है। पर अगर लॉजिकली सोचो तो ये स्टेटमेंट क्या है, बजट बना रहे हैं हम 2017 के लिए 2016 को बेस लेके। चलो हम पहले ये बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 2017 के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है ये 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16, पॉइंट नंबर ए, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर 2017, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2017 के लिए। देखिए पर्टिकुलर्स, particulars details then amount। ठीक है, पर इससे पहले कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। ओके, क्वेश्चन ने हमें कहा था कि हमारा जो बजट बनाना है आपको रिवाइज कॉस्ट को लेते हुए। देखो टेक्निकल डायरेक्टर कुछ और बात बोल रहा है, वो देखेंगे उसके बेस पे कितना प्रॉफिट आएगा। मार्केटिंग डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आए वो बाद में निकलेगा, अभी उससे कोई मतलब नहीं। अभी सिर्फ हमें नॉर्मल बजट बनाना है, तो इसका मतलब अभी कोई सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज होगा उसे देखने की जरूरत नहीं है, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा लगने वाला है उसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, और इन दोनों की बातों से कितना प्रॉफिट आएगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बजट बनाना है, बजट में हम हमारे कितने खर्चे लगने वाले हैं वो देखेंगे, कितने खर्चे बढ़ रहे हैं वो देखेंगे, प्राइस कितना इंक्रीज होगा नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस 2016 में रहा था अभी भी सेलिंग प्राइस वही रहेगा, अगर हम नॉर्मल बजट बनाएं। इन दोनों की बातों को ध्यान में ना रखते हुए टेक्निकल डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा मान के चलो क्वेश्चन में ये चीज़ दी नहीं, टेक्निकल डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर की कोई बात नहीं दी, ये मान के चलो। तो बात क्या दी है कि हम 10% से हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, 5% से हमारी वेरिएबल ओवरहेड बढ़ेगी, बस इतनी बात दी है, और 125 से फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। आप मान के चलो इतनी ही बात दी है, यहीं तक क्वेश्चन है। आप मान के चलो ये यहीं तक क्वेश्चन है, इसके आगे का क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, उसको छोड़ दो। क्वेश्चन ने कहा था कि जो 2016 में हमने यूनिट्स मेंटेन की थी, सॉरी जो सेल की थी वही मेंटेन करेंगे 2017 में। देखो 2016 में मैंने 25 लाख की सेल की और सेलिंग प्राइस था 125, सेलिंग प्राइस है 125, तो 25 लाख डिवाइड बाय 125, तो नंबर ऑफ यूनिट्स थी 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स 125 रुपीज़ पर यूनिट। ये हमारे पास थी सेल 25 लाख की। अब हम लेस करेंगे यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास फर्स्ट जो कॉस्ट है वो दी है मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट है 16 रुपीज़ पर यूनिट, 16 रुपीज़ पर यूनिट, और 20,000 हमें यूनिट्स दी थी। और क्वेश्चन में कहा था कि इस बार मटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में था मटेरियल का प्राइस 10% से और लेबर की कॉस्ट 5% से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 110%। 16 इंटू 20,000 इंटू 110% करें तो ये आएगा 3,52,000। देन हमारे पास आएगी मटेरियल के बाद हमारे पास आएगी वेजिस, वेजिस हमें दी है 40 रुपीज़ पर यूनिट 20,000 यूनिट्स पे, और हमारा 105% हो जाएगा अभी, क्योंकि 5% से वेजिस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लस हमें एक बात और कही थी कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 12% से, हमारी एफिशिएंसी 12% से बढ़ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी। अगर मेरी कॉस्ट पहले 100 रुपीज़ की लगती थी और ये लगती थी 100% एफिशिएंसी पे, 100% एफिशिएंसी पे लगती थी, अब मेरी एफिशिएंसी हो गई है 25% से बढ़ जाएगी, इसका मतलब अब एफिशिएंसी होएगी 125%। अब मेरे को एक बात बताओ, अब सभी ध्यान से सोचेंगे,
किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि 100 कॉस्ट लगती है 100% एफिशिएंसी के लिए, तो 125% एफिशिएंसी के लिए 125 की कॉस्ट लगेगी। क्या किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है? सभी नॉर्मली सोच रहे हैं, मुझे पता है नॉर्मली सभी के दिमाग में, किसी ना किसी के दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि 100 की कॉस्ट लग रही है 100% के लिए, और मेरी कैपेसिटी 25% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब मेरी कैपेसिटी अब हो जाएगी 125%, 25% बढ़ने के बाद। ठीक है, अब 25% से बढ़ जाएगी 125 हो जाएगी। तो लोग सोच रहे हैं, सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि 100 रुपीज़ 100% पे लग रही है, तो 125 पे कितनी? 125 रुपीज़। सभी के दिमाग में ये अगर ख्याल आ रहा है, अगर सभी के दिमाग में नहीं आ रहा, जिसके दिमाग में आ रहा है ये ख्याल, क्या लगता है ठीक है नहीं? अब मेरे को एक बात बताओ, आप लॉजिकली सोचो, पहले 100 रुपीज़ लगते थे 100% एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? पहले ये बताओ मेरे को, एफिशिएंसी बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? एफिशिएंसी बढ़ना अच्छी बात है कि वो पहले अगर मान के चलो कोई काम 10 घंटे में करता था, मान के चलो, तो अब उसे 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे इसमें कर रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ना अच्छी बात है। तो अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट क्यों बढ़ेगी भाई? कॉस्ट तो कम होनी चाहिए। आप खुद सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बंदा काम कर रहा था, पहले 10 घंटे काम कर रहा था, 10 घंटे पंखा चल रहा था, काम कर रहा था, तो अब वो अपना काम 8 घंटे में निपटा के चला जाएगा। तो अब पंखा चलेगा सिर्फ जहाँ पे फैक्ट्री में 8 घंटे। तो एक बात बताओ, 2 घंटे पंखा कम चला, 2 घंटे अगर हमारा फ़ैन कम चलेगा तो 2 घंटे की बिजली की कॉस्ट बचेगी। सभी समझ रहे हैं? तो एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। और अगर ये देखो, आपने एफिशिएंसी कर दी 125%, पर आपने कॉस्ट भी तो बढ़ा दी। पहले 100 लग रही थी, अब आपने 125 कर दी। तो देखो, मैं कहूँगा कि अब एफिशिएंसी मेरी 125% हो जाएगी, तो मैं कहूँगा जो 100 की कॉस्ट है ये अब 125% के लिए लगेगी। सभी समझ रहे हैं? और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, 100 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, मैं कहूँगा अब मेरी कॉस्ट लगेगी 80 रुपीज़ की, अगर मैंने मेरी एफिशिएंसी 25% से इंक्रीज़ हो गई तो। बस इतना सोच लो, इतना सोच लो, एफिशिएंसी बढ़ना है अच्छी बात, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेबर जल्दी काम करेंगे तो मेरी कॉस्ट गिरेगी। अगर ये वाला कर रहे हो तो आप खुद लॉजिकली सोचो यार, एफिशिएंसी बढ़ गई तो मेरी कॉस्ट तो कम होनी चाहिए, और ऐसा मैं कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। और ऐसे करके देखो, अब ये 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, अब ये कॉस्ट हो जाएगी 125% एफिशिएंसी के लिए, तो डिवाइड बाई 125, तो 1% एफिशिएंसी के लिए आ जाएगा। तो 100% एफिशिएंसी के लिए अब कॉस्ट लगेगी 80 की। ये बात सभी को समझ में आती है? ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट गिरेगी। तो 100 से अब हो जाएगी कॉस्ट मेरी 80 रुपीज़, अगर मेरी एफिशिएंसी 125% पहुंच जाएगी। तो अब सिमिलरली अब देखो, मेरा प्राइस 5% से बढ़ जाएगा, ये तो ठीक है 105%, पर मेरी एफिशिएंसी भी तो 125% हो जाएगी। अब डिवाइड बाई 125, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये देखो, पहले ये कॉस्ट लगती थी, अब मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी 125%, मतलब 25% से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कितना था? सॉरी 12%, तो ये हो जाएगी 112। मेरे को ऊपर वाला ही एग्जाम्पल जो है माइंड में रहा, 112। क्वेश्चन में दिया है कि आपकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाएगी 12% से। तो अब मैं कहूँगा जो ये मेरी कॉस्ट, अब ये कॉस्ट मेरी 112% के लिए लग रही है। ठीक है, 112% के लिए लग रही है, एंड इंटू 100% में करता, पर मेरी 5% से वेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो अब ये कॉस्ट हो जाएगी 105%। देखो, 40 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 112 इंटू 105, ये आएगी आपकी 7,50,000। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें कैसे किया? अरे भाई, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा ताकि ये कॉस्ट कम हो जाए। अगर मैंने इसको 112 कर दिया तो ये कॉस्ट ऑब्वियसली गिरेगी, और एफिशिएंसी बढ़ना अच्छी बात है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट गिरेगी, तो इसका मतलब हमने ये सही किया। लॉजिकली सोचो, ऐसा मत सोचो कि यहाँ से 112 कैसे ले लिया मैंने। लॉजिकली सोचो, इस कॉस्ट को कम करना है, अगर 112 से डिवाइड कर दूँ तो ये कम हो जाएगी, और मेरी कॉस्ट जो है इनको पेमेंट करने की वो 5% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब लेबर की पेमेंट की कॉस्ट 5% से बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 105%, क्योंकि 5% कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये आएगी 750 की। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन ने बोला हुआ हमें।
वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है वेरिएबल ओवरहेड मटेरियल बढ़ेगा 10% से, वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ेंगे, और लेबर के बारे में था कि एफिशिएंसी 12% से बढ़ेगी और वेज रेट बढ़ेगी 5% से। उसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी, वेज रेट बढ़ेगी 5% से, एफिशिएंसी बढ़ेगी 12% से। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला लर्न करना है, किसी को अगर समझ में नहीं आया फॉर्मूला लर्न कर लो। कॉस्ट इनटू 100 प्लस इंक्रीज इन वेजेस डिवाइड बाय 100 प्लस इंक्रीज इन एफिशिएंसी। बताओ, ये फॉर्मूला तो लर्न कर सकते हो, अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर एग्जाम में आए कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज कर देना, एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई तो यहाँ से माइनस कर देना 100 में से। सिमिलरली 100 प्लस कॉस्ट इंक्रीज होती है तो 100 में ऐड कर देना, और अगर कॉस्ट कहता हूँ कि वेजेस डिक्रीज हो रही है तो 100 में से माइनस कर देना। अब ये फॉर्मूला तो लर्न करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला लर्न करो, अगर लॉजिकली समझ में आता है तो फिर फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं। चलो जी, अब वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है वेरिएबल ओवरहेड 12 रुपये पर यूनिट, 12 रुपये पर यूनिट, 12 रुपये पर यूनिट, 20,000 यूनिट्स, एंड हमारी कॉस्ट जो है ये देखिए, अब हमारी 12 इंटू 20,000 और हमारी कॉस्ट आएगी 105%। देखिए, अब एक डाउट यहाँ हो सकता है, मेरे को भी वही डाउट हो रहा है, क्या वेरिएबल ओवरहेड वेजेस से रिलेटेड है? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारी वेजेस लेबर की एफिशिएंसी 112% हो गई तो 112% होने से क्या वेरिएबल ओवरहेड कम लगेगी? हो सकता है कि अगर जितने ज़्यादा आवर्स हम काम करें उतना ज़्यादा वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है। अगर एफिशिएंसी वेजेस की बढ़ गई लेबर की तो लेबर कम घंटे में काम निपटा देगा, कम घंटे में निपटा देगा तो वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स जो वो कम लगेंगे तो मैं इसे भी कह सकता हूँ कि 112% इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं कह सकता हूँ कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वेजेस से लिंक करते हैं, अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो इसकी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वेजेस की वजह से वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हो। या फिर मेरे पास दूसरी एजम्पशन ये है कि दोनों दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हमारी बुक ने एजम्पशन लिया कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको एग्जाम में डाउट है तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि वेरिएबल ओवरहेड हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेजेस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, जितनी ज़्यादा वेजेस में चेंज होगा वेरिएबल ओवरहेड में उतना ही चेंज होगा। यहाँ पे कम आवर्स लगेंगे वेजेस में तो यहाँ पे भी आवर्स कम हो जाएंगे, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ये आप अजम्पशन ले सकते हो, पर बुक ने कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि वेरिएबल ओवरहेड वेजेस पे डिपेंड करते हैं, और बुक ने भी ये अजम्पशन नहीं ली कि ये दोनों रिलेटेड है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो बस सिंपल सोल्व कर लो कि इसकी वेज कॉस्ट 5% से बढ़ जाएगी। 20,000 इंटू 12 इंटू 105%, ये आएगा 252। ये हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए 25 लैक्स माइनस, पहले इसका टोटल कर, सॉरी ये इसका टोटल बाहर आएगा, ये मैंने यहाँ से गलत माइनस किया। 352 प्लस 750 प्लस 252, ये कॉस्ट आएगी 1354। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ सेल्स में से माइनस 25 लाख तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1146 का। अब मैं यहाँ से लेस करूँगा फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें मेंशन थी फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, क्वेश्चन ने हमें बोला था फिक्स कॉस्ट आपकी है 675 और वो 125 से बढ़ जाएगी, तो 675 प्लस 125, अब कॉस्ट हो जाएगी 8 लाख रुपीज़। ये कॉस्ट आएगी 8 लाख रुपीज़। अब आपका आएगा प्रॉफिट, इसमें से 11,46,000 में से अगर हम 8 लाख माइनस करें तो आएगा 346। ये हमारा बजट है 2017 के लिए।
कि 2017 में अगर हम 2016 की वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए चलें, 2016 की वैल्यूज़ को 2016 की वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए चलें और जितना हमारा इंक्रीज़ होने वाला मटेरियल में और कॉस्ट में उसको कंसीडर करते हुए चले तो प्रॉफिट आएगा 346। ठीक है, हमारी जो बुक है उसने कैसे सोल्व किया है, हमारी बुक ने कैसे सोल्व किया, हमारी बुक ने जो ये इंक्रीमेंट हुए हैं वेजेस वगैरह में इनको कंसीडर नहीं किया। इसने सिंपल जो 2016 का बजट था वही बना दिया। देखो 2016 में एक्चुअली ये हुआ और 2017 में एक्सपेक्टेड है, 2017 में ड्यूरिंग द ईयर ये एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल प्राइस और ये इतना बढ़ जाएगा। देखो अब बुक ने क्या किया है, बुक का आया 4,65,000 और हमारा आ रहा है 346 का प्रॉफिट। पता है क्यों डिफरेंस आ रहा है? ये बनाया हुआ है बिना हमारे मटेरियल, लेबर और जितनी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है, जो भी कुछ एफिशिएंसी वगैरह में चेंज हुआ है उसको इसने कंसीडर नहीं किया। पर आप खुद बताओ, जब आपको ये बात पता है कि मटेरियल में इतना प्राइस बढ़ने वाला है, लेबर में इतना प्राइस बढ़ने वाला है, इतनी मेरी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, ऑब्वियसली जब आप बजट बनाओगे इस साल के लिए तो उसको कंसिडर करोगे कि इतना तो मेरा प्राइस बढ़ने वाला है इस चीज़ में। ये तो लॉजिकल है बिल्कुल। आप कंपनी में बैठे हो, आपके सामने एक पिछले साल का बजट दिया है और आपको कह दिया कि इस साल इतनी कॉस्ट बढ़ेगी और इस साल का बजट बनाओ। आप पिछले साल का बजट लोगे और आप खुद ही कहोगे कि भाई इतनी कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो उसको तो आप कंसीडर करोगे बढ़ी हुई कॉस्ट को और फिर आप बजट बनाओगे। तो इस बार आप क्या कहोगे कि हमारा बजटेड प्रॉफिट आएगा 346। आप ये 346 का बजट बना के डायरेक्टर को दोगे, कंपनी में आगे सबमिट करोगे कि 346 का प्रॉफिट आता है, कॉस्ट वगैरह जितनी है उसको मिला के। ये तो आपने 2016 में एक्चुअली में क्या हुआ वो निकाल रखा है, ये 2016 में क्या हुआ वो निकाल रखा है आपने। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो पॉइंट नंबर ए है 2017 की जो स्टेटमेंट निकालनी है वो उसका प्रॉफिट आना चाहिए 346। इन्होंने निकाला है 465, तो ये वाला तो सेम वही बना दिया जो 2016 में हुआ था। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 2016 में कितना प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकल के आएगा 465। तो इसका मतलब इन्होंने जो बजट बनाया वो बनाया 2016 के अकॉर्डिंग। कोई मटेरियल में कॉस्ट बढ़ी है वो इन्होंने कंसीडर नहीं की, लेबर कॉस्ट इन्होंने इंक्रीज की, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कंसीडर नहीं किया, इन्होंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं, देखो दो रास्ते हैं यहाँ पे। हो सकता है ऐसा हुआ है, जब हम बजट बना रहे थे, जब 2017 के लिए बजट बना रहे थे उस टाइम हमें नहीं पता था मटेरियल कितना बढ़ेगा, लेबर कितना बढ़ेगा। अब मान के चलो 1 अप्रैल 2017, पूरे 2017 के लिए हम बजट बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2017 को हम सोच रहे हैं कि भाई मटेरियल कितना बढ़ेगा, लेबर कितना बढ़ेगा, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप मान के चलो आपको नहीं पता कितना बढ़ेगा और आपके पास डाटा आया कि 2017 के लिए बजट बना दो। अब आपको पता है कि कुछ मटेरियल नहीं बढ़ने वाला, कुछ लेबर नहीं बढ़ने वाला। आप तो कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने वाली है, लेबर की कॉस्ट बढ़ने वाली है। हो सकता है उन्हें खुद ना पता हो, भी आपके पास आया, आपने ये बना के दे दिया क्योंकि आपको तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो क्वेश्चन ने देखो एक बात मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब ईयर के बीच में ही कहीं, इसका मतलब जब बजट ईयर के स्टार्टिंग में बनाया गया होगा तो शायद ये मटेरियल की और वेरिएबल ओवरहेड एंड लेबर की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने सिंपल निकाल दिया। कहीं भी मटेरियल वेजेस में इंक्रीमेंट को कंसीडर नहीं किया कितनी कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि उस टाइम जब बजट बना था 2017 के लिए तो हो सकता है मैनेजमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, मटेरियल की वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड कितना बढ़ने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास नहीं थी। अगर मैनेजमेंट के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो फिर तो वो ऐसे ही बजट बनाएंगे जो पिछले साल बना था, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है जो पिछले साल 2016 में यूनिट सेल हुई वही 2017 में सेल करेंगे, वही प्राइस जो 2016 में था वही 2017 में चार्ज करेंगे। ठीक है, और हमें नहीं पता था कितना फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है, कितना लेबर बढ़ेगा, कितना मटेरियल बढ़ेगा, ये नहीं पता था। तो फिर तो ऑब्वियसली बात है आप यही बनाओगे कि 2016 में जो हुआ वही 2017 में होगा, तो आपने ये बजट बना के पकड़ा दिया। बट 2017 में हमें पता चला मटेरियल इतना बड़ा, लेबर इतना बड़ा, तो मेरे अकॉर्डिंग हमारा बजट अब ये होना चाहिए 346 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, हमारा बजट ये होगा 346 का प्रॉफिट आएगा। बाकी आपने जहाँ से क्लास लिया आप उनसे कंफर्म कर सकते हो इस बात को। अगर मैं होता और एग्जामिनेशन हॉल में होता तो मैं 346 निकाल के आता और ये अजम्पशन लिख के आता, ये साथ के साथ मैं ये नोट जरूर मेंशन करके आता कि ड्यूरिंग द ईयर
ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो मैं अजम्पशन लेता कि मान के चलता कि मैं ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 अप्रैल 2017 जब बजट बन रहा था 2017 के लिए, उसी दौरान बजट बनते टाइम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास थी कि मटेरियल इतना बढ़ेगा, लेबर इतना बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट इतना बढ़ेगा। ये मैं अजम्पशन लिख के आता। ठीक है, चलो आप अपने जहाँ से आपने क्लास ली वहाँ से कंफर्म कर लेना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या स्टडी मटेरियल ने सही निकाला है 465। और आप ये डाउट ज़रूर अपने टीचर से पूछिएगा कि सर आप खुद बताओ मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड इतने बढ़ने वाले हैं, जब हम बजट बनाएंगे तो कम से कम उस कॉस्ट को तो कंसीडर करेंगे बजट में कि ये बढ़ने वाली है। और फिर देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। इसके लिए आप मेरे को जो है मैसेज कर दीजिएगा, आप मेरे को मेल कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और क्या आपके प्रोफेसर ने इसके बारे में बताया। आप मेरे को मेल कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग 346 आएगा। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आप बजट बनाओगे, अब आपका खुद का बजट है, आप मान के चलो साल के स्टार्टिंग में खड़े हो, आपका बजट है कि आपको इस साल पूरे साल 10,000 रुपीज़ मान के चलो स्पेंड करने हैं, और आपको स्टार्टिंग में ही ये बात पता है कि जो मैं पिछले साल 6,000 रुपये खर्च करता था पर्टिकुलर लोकेशन पर, मान के चलो आप 6,000 रुपये के पिज़्ज़ा खा रहे हो, मान के चलो प्रीवियस ईयर में 6,000 के पिज़्ज़ा खा रहे हो, और साल के स्टार्टिंग में आपको ये बात पता है कि 6,000 के पिज़्ज़ा इस बार 6500 रुपये के होने वाले हैं। तो एक बात बताओ, जो अपना बजट बनाओगे तो आप खुद सोचोगे ना पिज़्ज़ा मेरे लिए 6500 का पड़ेगा, बजट में इतना तो कंसिडर करोगे कि 6500 रुपये पड़ेंगे इस बार पिज़्ज़ा के। तो वही बात कह रहा हूँ कि जब आप बजट स्टार्टिंग में बनाओगे तो कम से कम कंसीडर तो करोगे इतना मटेरियल बढ़ने वाला है, इतना लेबर बढ़ने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ने यही तरीके से सोल्व किया है कि 2017 में जब बजट बन रहा था, क्योंकि वर्ड यूज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर के कहीं बीच में, इसका मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था, जब हमने ईयर 2017 के लिए बजट बनाया, उस टाइम ये इन्फॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास नहीं थी कि कितना मटेरियल में इंक्रीमेंट होगा, कितनी हमारी लेबर बढ़ेगी, कितना हमारा फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ेगा। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसने इन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया। उसने कहा जो 2016 में हुआ है 2017 में भी वही होगा, उसने ये बजट बना के दे दिया। ठीक है, चलो, पर मेरे अकॉर्डिंग तो 346 ही आना चाहिए मैं ये अजम्पशन लेता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट इतनी बढ़ने वाली है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फाइंड द रिवाइज प्राइस एंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस फॉर 2017 इफ द टेक्निकल डायरेक्टर व्यूज आर एक्सेप्टेड। अगर टेक्निकल डायरेक्टर की हम बात मान लें तो बताओ क्या प्राइस होना चाहिए। टेक्निकल डायरेक्टर क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि जो यूनिट हम 2016 में मेंटेन कर रहे थे 2017 में भी वही मेंटेन करेंगे, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट हम अचीव कर सके हमारे सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हुए। चलो मतलब हमें हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है कि अब नया सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। देखो ये है हमारे पास पार्ट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। अब हम निकालेंगे रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। बताओ क्या प्राइस होना चाहिए। कोई वीडियो पॉज करके करना चाहे तो कर सकता है, सोल्व निकाल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन आप कर सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल लेगा। देखो पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रीवियस वाले पॉइंट में तो सर आप कन्फ्यूज़न दे गए, बल्कि सॉल्यूशन कराने के बजाय आप तो हमें कन्फ्यूज़न दे गए। देखो जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था कि जो बुक में लिखा हुआ वो आपके सामने सोल्व करके दिखा दूँ, कह दूँ यही आंसर है। मैं ये कर सकता था, पर नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जो मेरे को लग रहा है मैं आपके सामने वो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं खुद पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ क्वेश्चंस पे, खुद उसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि क्या कैसे है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे को नहीं पता तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि मेरे को नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि ये इसका आंसर ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जो मेरे को पता है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें जो प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था 2016 में वो मेंटेन करना है, तो हमें 2016 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। चलो वो हम निकालेंगे। हम कर रहे हैं वर्किंग्स, हम वर्किंग्स कर रहे हैं। वर्किंग्स में निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन ईयर 2016
2016 में क्या प्रॉफिट आएगा। और मैं आपको ऐसी मिस्टेक काफ़ी दिखाऊंगा स्टडी मटेरियल में, जहाँ पे कह सकते हैं आप स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बुक्स में मेंशन है, बुक का आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। मेरे पास 2 से 3 ऑथर्स की बुक पढ़ी हैं, उनमें भी आंसर कुछ और आ रहा है और क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन का मैच कर रहा है। उनका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, स्टडी मटेरियल में कुछ और है। बताओ अब करे तो करे क्या, पर उसको कर रहे हैं हम भी। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पहले मैं खुद उसको जेन्युइन सोर्सेज से ढूंढता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। देखिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। हमारे पास सेल्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट चेंज हुई थी 2017 की, तो सेल्स हमारे पास है 125 रुपीज़ पर यूनिट, क्वेश्चन ने खुद दिया हमें। लेस करेंगे मटेरियल जो प्रीवियस ईयर 2016 में हुआ, मतलब इनमें इंक्रीमेंट होने से पहले। ये हमें दिया हुआ है 16, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ 16। देन हमारे पास है वेजिस, क्वेश्चन में दिया है वेजिस है 40 रुपीज़ की। एंड देन वेरिएबल ओवरहेड्स, क्वेश्चन ने दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे पास हैं 12 रुपीज़ के। तो ये 16 प्लस 40 प्लस 12 68, ये आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 125 माइनस 68, ये आएगा 57। अब हम करते हैं इसे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से। कितने यूनिट्स थी हमारे पास, 20,000। हमने लास्ट जो वर्किंग किया या फिर लास्ट जो सोल्व किया था उसमें हमने सोल्व किया था कि 20,000, जो हमने वो बजट बनाया अभी 20,000 यूनिट्स थी। अब हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़। 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो वैल्यू आएगी 1140। और यहाँ से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 6,75,000। ठीक है, इंक्रीमेंट होने से पहले की 2016 में क्या थी। तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स 1140 माइनस 6,75,000, ये आएगा 465। ये था हमारे पास प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट। और क्वेश्चन क्या है कि जो 2016 में प्रॉफिट था वही मेंटेन करेंगे, प्राइस को इंक्रीज कर देंगे हमारे सेलिंग वाले को। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट मेरे को चाहिए 465 का। ऐड फिक्स कॉस्ट जो अब 2017 में लगने वाली है, वो कितनी लगने वाली है, 675 तो पहले लगती थी, अब 125 की इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये आएगा 8 लाख। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, इतना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। प्लस 465 करेंगे 8 लाख में तो आएगा 1265। इसे करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट से। क्वेश्चन में कहा था कि 2017 में वही यूनिट्स मेंटेन करेंगे जो 2016 में थी, और वही प्रॉफिट मेंटेन करेंगे जो 2016 में था। इसका मतलब 2016 में 20,000 यूनिट्स थी तो वही मेंटेन होगी। तो अब लिखते हैं हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना आएगा 1265 डिवाइड बाय 20,000, ये आएगा 63.25। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो 2017 में लगने वाली, वो हमने निकाला था। देखो वेरिएबल कॉस्ट ये थी जो 2017 में लगने वाली है, कितनी थी 1354। 1354 को डिवाइड करो, 20,000 यूनिट्स हम बनाने वाले थे यहाँ भी, तो 67.70 पैसा लगता है हमारी, 67.70 पैसा लगेगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो ये लिखेंगे 67.70। तो ये हमारा आएगा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। ये आएगा 63.25, इसमें ऐड करें तो 130.95।
अब हम निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। अब हमारा 130.95 और पहले हमारा था सेलिंग प्राइस 125 का, और 125 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, इसमें से माइनस करें 125 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 4.76%। 4.76%। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इवेल्युएट द 4 alternatives proposal but fourth by the marketing director, determine the best optimum level to be budgeted and prepare an overall income statement for 2017 at that level of output। ओके, इवेल्युएट करो 4 अल्टरनेटिव्स को, 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स को। ओके, 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल कौन से बताओ, कौन से 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स हैं? थोड़ा सा आराम से सोच के मेरे को बताओ 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स कौन से हैं। ज़रा इसमें बताओ 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल कौन से हैं, मेरे को गिन के बताओ 4 कौन से कह रहे हैं। इस वर्ड को पढ़ो ध्यान से, मार्केटिंग डायरेक्टर। अब देखो मार्केटिंग डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, देखो मार्केटिंग डायरेक्टर अब क्या बोल रहे हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर ने 4 ऑप्शन दिए तो हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को 80 से बढ़ाएं 194, 320, 460, तो यही तो है वो 4 प्रपोजल जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये कह रहा है 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल मार्केटिंग डायरेक्टर ने जो दिए हैं उनको इवेल्युएट करो और बताओ कौन सा बेनिफिशियल है। चलो जी अभी बता देते हैं। ये है हमारा पॉइंट नंबर सी। अब देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ alternatives, evaluation of alternatives of marketing director। देखिए अब पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएंगे प्रपोजल्स। इन्होंने हमें 4 प्रपोजल्स दिए थे, प्रपोजल 1, प्रपोजल नंबर 2, 3 एंड 4। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो 2017 में आएगी। देखो अब हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो 2017 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 2017 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2017 में थी, नहीं ये वाली नहीं, हमने निकाली थी, कहाँ निकाली थी, ये रही 1146, ये कंट्रीब्यूशन था 20,000 यूनिट्स पे, तो 57.3 आएगा 2017 के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सभी में आ जाएगा 57.30, 57.30 मल्टीप्लाई करेंगे इसे नंबर ऑफ यूनिट से। देखिए अभी हम कितनी बना रहे हैं, 20,000। अब देखिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 80,000 करें तो एडिशनल हो जाएगी 2,000 यूनिट बढ़ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगी 22,000, 24,000, 26,000 एंड 28,000 यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका अब 22,000, 24,000, 26,000 यूनिट्स एंड 28,000 यूनिट्स। अब ये आएगा आपका कंट्रीब्यूशन इन रुपीस, कितना आएगा 57.30 इंटू 22,000, ये आएगा 12,600। अब हम निकालते हैं इसको, 22 के बजाय अब निकालेंगे 24 यूनिट्स पे, 13,75,200। अब ये 26,000 यूनिट्स पे आएगा 14,89,800। देन हमारे पास है 28,000 यूनिट्स, इनके ऊपर आएगा ये 16,04,400, 16,04,400।
अब हम लेस करेंगे यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में कितनी थी, पहले लग रही थी 675 और 125 बढ़ जाएगी 2017 में, तो ये टोटल हो जाएगी 8 लैक्स। और इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करें तो ही 22,000 यूनिट्स अचीव हो पाएंगे। कितना, 80, 194, 320 एंड 460। तो यहाँ पे पहले इंक्रीज होगी 80,000, तो यहाँ हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 8,80,000। सेकंड केस में हो जाएगा 9,94,000, देन 320, तो ये हमारे पास आएगा 1120, देन 460 प्लस 460 करें तो आएगा 1260। 1260। अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स, 12,60,600 माइनस 8,80,000, ये आएगा 3,80,600। ठीक है, अभी हमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको यहाँ पे पेज पे देखने की, पर जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा स्क्रीन पे पेन टैब वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम हमारे कुछ थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। देखिए 13,75,200 में से माइनस करेंगे 994, 381,200, देन 14,89,800 में से माइनस करें अगर 1120 तो ये आएगा 3,69,800, देन 16,04,400 में से अगर हम डिडक्ट करें 12,60,000, प्रॉफिट आएगा 3,44,400। बताओ कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है। यहाँ पे 380, यहाँ पे 381, 369 और 344। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है, पर यहाँ पे घट गया 380 के बाद 369 एंड 344। तो मैं कहूँगा कि भाई मार्केटिंग डायरेक्टर, ये वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब आप 24,000 यूनिट्स वाला ऑप्शन बेनिफिशियल है। पर इसे कंपेयर करते हैं, क्या 2017 में जो बजट हमने बनाया था क्या ये उससे ज़्यादा है या उससे कम है। देखिए जो हमने बजट बनाया था उसमें आया था प्रॉफिट 346 का। ये देखिए जब 2017 का बजट बनाया था तो प्रॉफिट आया था 346 का। और अगर हम मार्केटिंग डायरेक्टर की बात माने तो प्रपोजल नंबर 2 ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारे बजटेड प्रॉफिट से तो ज़्यादा ही आ रहा है, 346 से ज़्यादा ही आ रहा है। अब मेरे को कंफर्म होता नज़र आ रहा है कि हमने 346 ठीक निकाला है, क्योंकि हम इसको 346 से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने 346 बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है वहाँ, अगर देखा जाए तो। चलो देखते हैं। ये देखिए ओवरऑल इनकम, देखिए अलग अलग इन्होंने प्रॉफिट और लॉस निकाला है, अलग अलग इन्होंने प्रॉफिट और लॉस निकाला है। एडिशनल यूनिट्स पे इन्होंने एडिशनल यूनिट्स पे प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया और हमने कंबाइन करके निकाल दिया 22,000, 24,000, 26 एंड 28,000। इन्होंने निकाल दिया 2,000, 4,000, 6 एंड 8,000 के एडिशनल यूनिट्स पे और हमने इनको निकाला है कंबाइन करके। पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए हम चूज़ करेंगे वो प्रॉफिट जहाँ पे 381,200 का प्रॉफिट आ रहा है और वो कहाँ आ रहा है 24,000 यूनिट्स पे। देखो 24,000 यूनिट्स पे 381,200 का प्रॉफिट हम इसे चूज़ करेंगे और हमने क्या निकाला है 24,000 यूनिट्स पे 381,200 का प्रॉफिट हम इसे चूज़ करेंगे। हमारा आंसर बुक का आंसर बिल्कुल सेम मैच करता है। ठीक है, बुक ने अलग अलग यूनिट्स करके निकाल दिया, जो एडिशनल यूनिट्स थी उन पे निकाला हुआ है 2,000, 4, 6 एंड 8,000 यूनिट्स हमने कंबाइन करके निकाल दिया। बात एक ही है, ठीक है, बात में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लीजिए, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16 कंप्लीट है। पॉइंट नंबर ए जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया वो आप जिसके पास क्लास लिया उनसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हमें ऑलरेडी हो चुका है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 को हम सेपरेट क्लास में कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है और मेरे को लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है इसमें। चलो ये वाला क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना।
मैं फिर से दिखा देता हूँ हमने कैसे किया। पॉइंट नंबर सी ये सोल्व किया मार्केटिंग डायरेक्टर के ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हुए कि इतनी यूनिट्स बढ़ेगी और इतनी कॉस्ट इसके अंदर जो बढ़ी हुई कॉस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड है कि इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो टोटल प्रॉफिट अल्टीमेटली कितना होएगा। और हमने इन चारों को कंपेयर किया तो हमें पता चला सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ है प्रपोजल नंबर 2। तो हमें ये वाला चूज़ करना चाहिए, पर हमें इसे चूज़ करने से पहले ये कंपेयर करना होगा कि अगर मार्केटिंग डायरेक्टर की बात हम ना माने, हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग चलें तो कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो वहाँ आ रहा था 346 जो कि इससे कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, और बुक ने अल्टीमेटली खुद भी कहा है कि मार्केटिंग डायरेक्टर का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो चूज़ करो। अब मेरे को सभी एक बात बताएंगे लॉजिकली, अगर हमारे बजट 465 का प्रॉफिट दे रहा है, अगर हमारा बजट अगर बुक के अकॉर्डिंग चले, बुक के अकॉर्डिंग 465 का प्रॉफिट दे रहा है, क्या इसे चूज़ करोगे? फिर खुद सोच के बताओ मेरे को। अरे जब हम हमारा बजट ही 465 का प्रॉफिट देगा तो क्या हम इसे चूज़ करेंगे 381 200 के प्रॉफिट को? कभी नहीं चूज़ करेंगे। जब हमारा बजट ही 464 कितना अमाउंट था हमारे पास 465, जब हमारा बजट 465 का प्रॉफिट दे रहा है तो हम 381 200 का प्रॉफिट क्यों लेंगे? तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए था, अगर बुक के चले, अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए था कि बुक को ये खुद कहना चाहिए था कि हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग चलेंगे 465 के अकॉर्डिंग, लेकिन खुद कह रहा है हमारा बुक कि 381 200 का प्रॉफिट बेस्ट है, इस पे हम चलेंगे। तो इसका मतलब जो हमने 346 निकाला हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुक ने 346 के प्रॉफिट से ही अपने आप के प्रॉफिट को कंपेयर किया है। 346 के प्रॉफिट से इसके प्रॉफिट को कंपेयर किया है। जो मार्केटिंग डायरेक्टर का प्रॉफिट आ रहा है उसमें से पहले हमने जो बेस्ट है वो निकाल लिया, फिर उस बेस्ट को हमने हमारे बजट से कंपेयर किया कि हमारे बजट से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसमें। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला बजट लेके चलता तो हमारे बजट से उसमें कम प्रॉफिट आ रहा था, फिर बुक ये चूज़ करती, वो वाला प्रॉफिट क्यों चूज़ करती? अब बुक ने कहा है कि जो मार्केटिंग डायरेक्टर जो कह रहा है प्रपोजल नंबर 2 हम उसे फाइनल करते हैं, तो बुक ने फाइनल तभी किया होगा जब उसने इस प्रॉफिट से कंपेयर किया होगा। तो मुझे लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट में ये वाला प्रॉफिट ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलें, थोड़ा सा अगर आप माइंड को ओपन करें और आप थोड़ा सा सोच के चलें कि वर्ड टू वर्ड मतलब क्या है हर वर्ड का, और थोड़ा सा आप अगर लॉजिकली सोच लें कि इसका मतलब ये है और मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ। देखो, कभी भी बुक का आंसर देखने की कोशिश मत करो, बुक का आंसर कभी देखने की कोशिश मत करो। हो सकता है बुक ने क्या कर रखा हो और क्या पता आप उससे कोई ईजी वे ही करके निकाल दो। ठीक है, जब होता है कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता, हमें नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन अगर आप उसको ट्राई करने से पहले अगर आपको उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप कह सकते हो चलो उसका हम सॉल्यूशन देख लें। लेकिन आपको अगर उसका थोड़ा सा भी आइडिया है कि मैं इसको ऐसे नहीं तो ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, और जहाँ तक आपको लगता है मैं कर सकता हूँ एटलीस्ट वहाँ तक करिए। कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने ऐसा देखा क्वेश्चन में कि मेरे को कुछ नहीं आता उसमें, पर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैं उसके बेस पे अगर उसको एटलीस्ट ट्राई करने की भी कोशिश करूँ तो कई बार होता है कि बुक से भी ईजी तरीके से मेरा आंसर सेम आ जाता है बुक के जैसा। ठीक है, और उससे ईजी वे में सोल्व हो जाता है। बस दिमाग में रखना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, गलती हो जाएगा और क्या होगा। एटलीस्ट जो अगर हमने थोड़ा सा उसको लॉजिकली सोच के ट्राई किया है और कुछ नहीं तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में फिक्स हो जाएगा, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और जब एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया हुआ है और आपने ये गलती की हुई थी, तो आप उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी